Okay, students, so let us start with our next lecture for current and electricity. And today's topic will be majorly resistance. तो आप इसको कह सकते हो electricity and resistance. Basically, electricity is the name of the topic. Current and electricity था ना, तो current खत्म हो गया. इलेक्ट्रिसिटी में हम एंटर करने वाले हैं और इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रेजिस्टेंस, क्योंकि यहीं से सारी की सारी गेम ट्रिकल डाउन करती है. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. शुरू में तो हमारे वही जनरल टॉपिक्स, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज करंट एंड ये वो यहाँ पर आ जाएगा. तो सबसे पहले हम आज करेंगे कि व्हाट इज करंट. तो कुछ डेफिनेशंस करते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. तो यहां पर आप लिख सकते हो द स्टडी ऑफ flow of charges is called electricity. Okay, and I is equal to, यहां पर हम लगाएंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टाइम. टोटल चार्ज कितना ट्रेवल किया डेल्टा क्यू, और टोटल टाइम कितना लगा डेल्टा टी. अगर मैं यहां पर कंडीशन लगा दूं कि बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी पर जाना है, हमें डीटी पर जाना है, तो मेरे पास जो वैल्यू बनती है इसको हमने स्पेसिफिकली नाम दे दिया करंट, इलेक्ट्रिसिटी. तो अब देखो, एक होता है करंट, तो करंट का मैं कहूंगा कि भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को हमने कैसे कह दिया भाई चार्ज कितना फ्लो हुआ. अब ये क्वांटिटेटिव से हटके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ चला गया. करंट जो है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है. तो करंट इज ए क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए इस तरह से. और जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव कहने का मतलब है कि हमने यहां पर लिखा फ्लो ऑफ चार्जेस, इट इज नॉट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा तो भी तो हो ही जाएगा, अगर नेगेटिव फ्लो होगा तो भी तो हो ही जाएगा. तो इस तरह से हमने उनको डिफाइन कर दिया. सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. नाउ इट इज वन ऑफ द seven fundamental physical quantities okay, and the SI unit for this is एम्पियर ए. और इसी चीज के जो हमारे पास डायमेंशंस हैं ये आपको पता ही है, दिस विल बी A1. वेरी सिंपल. ठीक है, बड़े लोग हैं उनको लगता है कि कूलम शुड बी दी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, के भी एम्पियर जो है वो तो चार्ज के फ्लो करने पर आता है, लेकिन चलो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है. तो चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ एम्पियर, बट एम्पियर इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ करंट. तो एम्पियर को आप करंट कूलम पर सेकंड नहीं कह सकते, कूलम पर सेकंड नहीं बोलना, क्योंकि फंडामेंटल करंट है. तो करंट को तो हम एम्पियर ही बोलेंगे, लेकिन चार्ज को आप एम्पियर सेकंड बोल सकते हो. ठीक है, चलो तो ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी. इसके आगे एक मिनट. तो अब इसके आगे चलते हैं. तो नाउ वी आर मूविंग इनटू ओम्स लॉ. ओके, तो यहां पर मैंने लिखा ओम्स. तो ओम्स लॉ केम इनटू बीइंग इन 1828 आई बिलीव. ठीक है, तो in 1828. ठीक है, Ohm's law was expressed, and now from the theory that we have completed yesterday, so we are now jumping to this conclusion that the current in the conductor is directly proportional to voltage applied.
तो जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे उतना बड़ा हमारे पास करंट आएगा, तो मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। और यू कैन से दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। दोनों ही सेम चीज है, एक में कंडक्टेंस बन जाएगा, एक में रिएक्टेंस बन जाएगा, इतने फर्क पड़ेगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहां से मैं चेंज करूंगा कि V इज इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू I, where this constant is constant of proportionality, ठीक है। एंड दिस कांस्टेंट इज गिवन अ स्पेशल नेम दैट इज रेजिस्टेंस, तो ये बन गया मेरे पास रेजिस्टेंस इनटू I, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा दिस कांस्टेंट is known as resistance। सोच के देखो कितनी बड़ी आयरनी है, पता होगी कि क्या है। तो ये वाला वजूद है। तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, उसका एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया, उसको हमने रेजिस्टेंस बोला, और उसके बाद रेजिस्टेंस के ऊपर ही हमारे पास पूरे का पूरा चैप्टर बन जाता है, ठीक है। चलो, तो अब मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रहा हूँ किस पे, रेजिस्टेंस पे। सुनाओ, तो रेजिस्टेंस ये आ गया। सो रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज the ratio of voltage applied to, या वोल्टेज अप्लाइड नहीं, पर चेंज इन वोल्टेज टू चेंज इन करंट बोल देते हैं। चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट, मतलब द रेजिस्टेंस R विल बी टेकन एज डेल्टा V बाय डेल्टा I। वो बात अलग है, चलो इसके बाद में हम जब ओमिक कंडक्टर्स करेंगे तो उसके बाद हम इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास बन गया रेजिस्टेंस। देखो, अब मैं इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट जो हमने कल फार्मूला किया था ना कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ, तो उसमें हम नहीं जा रहे, ठीक है ना, ठीक है। चलो वैसे लिख ही देते हैं, ठीक है। तो करंट से हमें पता चलता था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ml n e स्क्वायर टाउ बाय a, ठीक है। चलो, तो अब ये आ गया, तो यहीं से मेरे पास फॉर्मूला बनता है कि नाउ if R is equal to ml डिवाइडेड बाय n स्क्वायर टाउ इंटू a, तो अब मैंने इसको क्या लिख दिया, ये वाले सारे को मैंने कांस्टेंट ले लिया इंटू l बाय a। तो यहां पर आप सिर्फ इतनी सी बात लिख लो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू l बाय a, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका एक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला है। वी आर नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ द माइक्रोस्कोपिक, वो पुराना चैप्टर हो गया। तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, बहुत फेमस फार्मूला, अगेन एंड अगेन यू वुड बी आस्क्ड अबाउट इट, ओके। तो ये आ गया मेरे पास रेजिस्टेंस और ये आ गया रेजिस्टिविटी। सो नाउ द पॉइंट्स टू बी नोटेड अबाउट रेजिस्टिविटी। तो चलो रेजिस्टेंस पर ही मैं लिखता हूँ पॉइंट्स टू बी नोटेड अबाउट रेजिस्टेंस। पॉइंट्स अबाउट रेजिस्टेंस, अब क्या आएगा देखो। सबसे पहले तो हम यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो SI यूनिट फॉर दिस इज ओम, and the symbol for this is, now this is the capital letter omega of the Greek,
लैंग्वेज। ओके, ओमेगा नहीं हम लिखते, दो ओमेगा होते हैं, एक ये वाला होता है ओमेगा और एक ये होता है, ये दोनों ओमेगा होते हैं। ये कैपिटल लेटर होता है, जैसे हम ए को कैपिटल लेटर ऐसे लिखते हैं और स्मॉल लेटर में ऐसे लिखते हैं, तो दिस इज ग्रीक एंड दैट इज इंग्लिश। ओके, तो ये ग्रीक लेटर में मेरे पास यहाँ पर ओम बन गया, तो ये हो गया ओम, ऐसा यूनिट। ओके, और इसके अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं, ऑब्वियसली डायमेंशन क्या आएगा इसके, रेजिस्टेंस के V इंटू आई, है ना, तो रेजिस्टेंस आएगा V डिवाइडेड बाय आई, तो आई को आप एम्पियर लिख लेना, और ये आ जाएगा मेरे पास वोल्टेज, तो वोल्टेज को मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल, पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूँ फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज हो जाएगा मेरे पास कूलॉम आ जाएगा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। एनीवेज मैं आपको लिख के बताता हूँ, अगर मिला तो, नहीं तो फिर ड्राइव करना पड़ेगा। चलो ड्राइव कर लेते हैं। तो अब इसको हम ड्राइव करेंगे, डायमेंशंस को देखो, वोल्टेज को, हाँ वोल्टेज को हम ऐसा कर सकते हैं, पोटेंशियल लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब जाउल, तो जाउल मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर, एम्पियर माइनस जाउल रह गया एनर्जी, तो ये आ गया m1 L2 T माइनस 2 इंटू L3 इंटू A माइनस 1। लो जी, तो ये बन गया m1 L3 T माइनस 2 A माइनस 1, ठीक है ना। ये मैं अक्सर कहा करता हूं बेटा कि यूनिट्स एंड डायमेंशन जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर की कुछ वेटेज तो देखो है ही ना, नीट में भी, जेई में भी, सब में, तो उनमें वो डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, वो पूछेंगे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेट अस से परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, ये इतने तगड़े तगड़े जो वर्ड है ना, इनके यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और ये जो है आपके 12th स्टैंडर्ड के पार्ट 1 में आएंगे। 12th स्टैंडर्ड के पार्ट 1 के जितने यूनिट्स एंड डायमेंशंस हैं सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आपने ध्यान में रखना है। बड़ी बार क्या होता है, हम इनको ड्राइव नहीं कर पाते, क्योंकि अगर मैं आपको कहता कि रेजिस्टेंस आर का यूनिट ड्राइव करो, तो शायद आप ड्राइव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट आ गया, फिर आप कहते सर ये वोल्ट का क्या करूं मैं, फिर आप कहते सर ये एम्पियर को ऐसे ही लिखना है क्या, तो इस तरह के हमारे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर तक सारे के सारे यूनिट्स एंड डायमेंशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया आपके पास पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट, resistivity rho is a constant and it depends on number 1 nature of material, number 2 is temperature of material, and there is no third thing। तो ये दो चीजें हैं जहां पर हमारी रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है जी। रेजिस्टिविटी इज दिस, यस एब्सोल्युटली ओके। तो ये है मेरे पास रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी आ गई, तो ये भी एक नया फिजिकल क्वांटिटी बन गया, तो इसको मैं यूनिट्स इसके यहां से क्रिएट करूंगा, तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ सी, दी एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी, तो यहाँ से ये रहा मीटर स्क्वायर, इनको काट दो, नीचे रहेगा मीटर, तो मीटर यहाँ पे चला जाएगा, तो इसके जो एसआई यूनिट है वो बनेंगे ओम मीटर। डायमेंशंस अपने आप लिख लेना, ठीक है, ओम ये रहा, और इसके अंदर मीटर एक और डाल दो, एल की पावर 4 हो जाएगी, तो ये आपके पास बन गया रेजिस्टिविटी। चलो जी, तो रेजिस्टिविटी गेम खत्म, एंड देन इट इज नाउ थर्ड, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, तो सबसे पहले आप देख सकते हो रेजिस्टेंस का फार्मूला रेजिस्टिविटी इनटू एल बाय ए, मतलब इट डिपेंड्स ऑन दी लेंथ ऑफ कंडक्टर and they are directly proportional, so more is the length,
more is the resistance. रेजिस्टिविटी तो आपकी सेम है, कॉपर की वायर है तो सारी वायर्स ही कॉपर की हैं तो रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका कम, इसका ऐसा, इसका वैसा, उनमें कौन वेरिएशन कर रहा है? लेंथ. नंबर 2 इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. एरिया ऑफ वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. नाउ मोर इज द एरिया, लेसर इज द रेजिस्टेंस. ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे पता चल रहा है, तो जो वायर मोटा होता है ना उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जो वायर पतला हो गया उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया. ठीक है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से पार होना पड़ेगा और टक्कर ज्यादा होगी, इसलिए गड़बड़ हो गई. तो रेजिस्टिविटी तो आपकी कांस्टेंट है ही, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर. व्हाई? बिकॉज resistivity depends on, और कोई बात नहीं, जब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है तो ये तो डिपेंड करेगा ही रेजिस्टेंस. ठीक है ना. तो अब इनकी जो डिपेंडेंसी है वो भी हम यहीं पे कर देते हैं. डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन. तो ये कैसे होता है? ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एंड द फॉर्मूला इज गिवन बाय रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. सिंपल, हमारे पास यही है. 11th में हमने पढ़ा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें हमने लेंथ पढ़ा था, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द कंडक्टर. सिमिलरली दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी इज आल्सो गिवन बाय दिस. तो यहीं पर ही मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस इज आल्सो दिस अल्फा डेल्टा टी. ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं. दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर. चलो जी, तो ये आपके पास हो गया रेजिस्टेंस. वेट अ मिनट, मैं चीजें चेक कर लूं एक बार, कुछ रह तो नहीं गया रेजिस्टेंस के बारे में. रजिस्टर्स ये रहे, वो ग्राफ ये रहे. ओके बेटा, तो ज्यादातर चीजें तो आपको मैं बता चुका हूँ. अब हमारा कुछ भी पार्ट नहीं बचा, सिर्फ एक दो ग्राफ बचे हैं, ये मैं आपको करवा देता हूँ. ठीक है, और ये बचा. चलो, तो अब मेरे पास तीन तरह के होते हैं मटेरियल. तो पहले हम करते हैं ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स. ओके, अब ओमिक कंडक्टर्स होते क्या है? चलो जी, तो सबसे पहले द मटेरियल्स दोज फॉलो द ओम्स लॉ. ओके, तो मैं इसकी डेफिनेशन तो सिंपल ही हो जाती है. ठीक है, कि वेयर ओम्स लॉ इज वैलिड. चलो, ये वाली डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, पता ही है कि वेयर ओम्स लॉ इज वैलिड इज ओमिक. लेकिन इसके ऊपर कंडीशन क्या लगती है? देखो, इसके ऊपर कंडीशन ये लगती है कि अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, लेट से दिस इज, ये एक्सिस पे मैं लूंगा करंट और ये वाले एक्सिस पे मैं लूंगा वोल्टेज. ठीक है, तो अब यहां पर अगर मेरे पास ग्राफ बन रहा है ये वाला, या फिर आप स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे. ठीक है, सो दिस इज ओमिक कंडक्टर. ओमिक कंडक्टर. अब नॉन ओमिक कौन से हैं ये देख लेते हैं.
पहला नॉन ओमिक का एग्जांपल है मेरे पास कि अगर मेरे पास उसका ग्राफ ऐसा ना बने, मतलब स्ट्रेट लाइन ना बने, ठीक है, तो उसको आप बना लो ऐसे, वेरिएशन इसकी लेट अस से लाइक दिस। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया, तो दिस इज नॉन ओमिक। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये ओरिजिन से पार नहीं हो रहा, दिस इज ऑल्सो नॉन ओमिक। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है? एक है कि भाई ये टेढ़ा हो गया, दूसरा है कि ये जीरो से वहां पर नहीं जा रहा, ठीक है, और तीसरा हमारे पास आता है कि अगर मैं वोल्टेज को नेगेटिव कर देता हूं तो क्या होगा। नाउ द थर्ड थिंग इज कि अगर मेरी ये, तो आई एम हैविंग अ डिफरेंट कर्व, ठीक है, और यहां पर मेरे पास सेमी कंडक्टर का क्या कर्व बनता है वो बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये सेमी कंडक्टर का ग्राफ है बेटा, ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर के अंदर आता है। एंड देयर इज वन मोर ग्राफ, पहले मैं सारे ग्राफ बना दूं उसके बाद मैं आपको इन सबके बारे में बताता हूं। जो नॉन ओमिक कंडक्टर के अंदर काउंट होते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कंप्लीट नॉन ओमिक, ठीक है, तो ये भी हमारे पास नॉन ओमिक। तो अब यहां पर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ गया मेरे पास ओमिक कंडक्टर, तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन इफ द करंट is directly proportional to voltage, ठीक है, तो वोल्टेज और करंट ये दोनों के दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास पहले था डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। तो अगर मैं इस चीज को देखूं और लेटर से मैं इस ओमिक कंडक्टर के ग्राफ को स्टडी करूं, तो आई कैन से कि ये तो मेरे पास कभी चेंज नहीं हो रहा, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो दिस कैन बी टेकन एज इज इक्वल टू वी बाय आई ओनली। तो ये मेरे पास फिर से बन गया v इज इक्वल टू आई आर, जो बन गया मेरे पास ओम्स लॉ। सो दैट इज व्हाई दिस इज ओमिक कंडक्टर। तो ये हो गया मेरे पास ओमिक कंडक्टर, ठीक है, और ये यहां से जाता है, और यहां पर इसके ओरिजिन पर आप देखो यहां पर जीरो है, तो इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। विच इंप्लॉयज कि अगर आपने बैटरी नहीं लगाई तो करंट भी जीरो होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब बैटरी नहीं लगाई तो करंट कैसे? अब यहां पर अगर देखा जाए तो इसका क्या मतलब है कि बैटरी तो लगाई लेकिन करंट जीरो है। अगर ये यहां पर मैं लगा देता तो मैं बोलता वोल्टेज जीरो, बैटरी तो लगाई नहीं और करंट फिर भी मिल ही जा रहा है, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनी हमारे लिए, तो उसको हम नॉन ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। तो पहली चीज तो भी ये वाला जो है ना, ये कर्व टेढ़ा हो गया तो ये तो नॉन ओमिक हो गया, हमें तो स्ट्रेट लाइन चाहिए, तभी ओम्स लॉ अप्लाई होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर मेरे पास ओरिजिन पर टच होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर भी गेम गड़बड़ हो गई। अब तीसरी चीज आ गई ये वाली, ये चीज में क्या है कि अगर मेरे पास वोल्टेज पॉजिटिव है और वोल्टेज नेगेटिव है तो क्या, तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं ऑल्सो इफ द पोलैरिटी ऑफ बैटरी इज चेंज्ड। अब मैंने क्या चेंज कर दिया? पोलैरिटी। पहले मेरे पास बैटरी एक पॉजिटिव एंड पे लगी हुई थी ये वाले पे, तब तो मेरे पास कुछ एक अजीब सा ग्राफ आ रहा है, पहली बात तो यहीं पे नॉन ओमिक हो गया ये। लेकिन मान लो कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मान लो कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रहा है एंड इट इज बिहेविंग लाइक ए ओमिक कंडक्टर, लेकिन जब मैंने बैटरी उल्टी करके लगाई, इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज चेंज्ड, द करंट
इज नॉट करंट सेम नहीं मिल रहा भाई। मतलब अगर ये कंडक्टर में मैंने ऐसे बैटरी लगाई तो करंट आई है, अगर दूसरी लगा दी तो I/2 है, तो ये भी कोई बात नहीं बनी भाई। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होता है, इधर से करंट जाए या उधर से करंट जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ भी आपका हो गया गलत। तो ये ग्राफ आपका एक्चुअली में किसके लिए है? ये ग्राफ होता है सेमीकंडक्टर्स का। एंड दिस इज, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ भी एक सेमीकंडक्टर का है, एंड दिस सेमीकंडक्टर इज स्पेसिफिकली गैलियम एंड आर्सेनिक। तो इनको, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हम लास्ट चैप्टर में करेंगे डिटेल में, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन ये गैलियम आर्सेनिक का ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में एक बार क्वेश्चन आया डायरेक्ट, ये वाला ग्राफ बना हुआ और बोला कि ये ग्राफ किसका है, सिंपल। इस तरह से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये गैलियम आर्सेनिक इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ग्राफ। बच्चे छोड़ देते हैं, बच्चे कहते हैं यार इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टीचर भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ ओमिक कंडक्टर ही काम आने वाले हैं, तो इसको नहीं आपने छोड़ के जाना। दूसरी चीज, ये वाला सेमीकंडक्टर है, ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है आपके पास ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। और इसमें एक चीज आप और यहाँ पर याद रखें कि अगर मैं इतने इतने एरिया को देखता हूँ, यहाँ पे लेट से इस एरिया को यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर भी मैं इस एरिया को, तो यू कैन सी कि ये जो बीच में एरिया है इसमें आपका रेजिस्टेंस एक्चुअली में नेगेटिव है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव है। वोल्टेज के इंक्रीज होने पर करंट आपका डिक्रीज हो रहा है, करंट आपका इंक्रीज नहीं हो रहा, करंट डिक्रीज हो रहा है। बैटरी बड़ी कर रहे हो तो करंट डिक्रीज हो जा रहा है। यहां पर गेम उल्टी होगी, तो यहां पर हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। तो ये आपने यहां पर ध्यान देना है। दिस इज नेगेटिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वेरी तो हो ही रहा है और नेगेटिव भी हो गया। चलो, तो ये हो गए आपके सारे के सारे ओमिक एंड नॉन ओमिक की कंडीशंस। इसके बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। छोटा सा टॉपिक है ये भी। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। नाउ सी, तो सबसे पहले आ गया मेरे पास कंडक्टर। तो व्हाट इज ए कंडक्टर? ठीक है, तो हम कहते हैं कंडक्टर इज समथिंग दैट विल कंडक्ट। ओके, तो हमें यहाँ पर वो डेफिनेशन नहीं देनी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की टर्म्स में। 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁻6 ओम मीटर। बेटा ये रेंज आपको याद करनी है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते हैं हर बार, ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं। वहां पर एक रेंज दी होती है कि मेरे पास एक मटेरियल है, उसका रेजिस्टिविटी इतना है, तो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज इट, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, दिखने में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद आ जाती है मेरे पास इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के लिए जो रेजिस्टिविटी है ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा हाई होगी। सो दिस रेजिस्टिविटी फॉर द इंसुलेटर इज मोर देन 10⁻⁴ ओम मीटर, एंड इट इज many times this resistivity is equal to 10⁻14 also। ठीक है, इस तरह की रेजिस्टिविटी भी पाई जाती है। नाउ नंबर 3 इज सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी आएगी, नाउ दैट विल बी इनके बीच वाली रेंज 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁴ तक चले जाते हैं। ये आ गया 10⁻⁴। यहां तक अगर आप जाओगे तो इसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। बेटा यहीं पर ही आप इसकी कंडक्टिविटी का भी बना सकते हो। लेटर से मैं इसको मैं रब कर देता हूं। लेटर से मैं इसकी कंडक्टिविटी के बारे में अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा, इसको उल्टा कर दो, तो कंडक्टिविटी विल बी लाइक दिस। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻8, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 10⁻6, सॉरी, और सिग्नेचर भी उल्टे होंगे ना क्योंकि रेसिप्रोकल किया है हमने। तो ये आ जाएगा 10⁻6 और यहाँ पर आएगा 8। तो सबसे तकड़ी कंडक्टिविटी रहेगी। इसकी कंडक्टिविटी क्या रहेगी,
इंसुलेटर, तो कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी लो, -4, और इनकी कनेक्टिविटी -4 से लेकर 10⁻⁶ तक, ये इनकी कनेक्टिविटी का ग्राफ ये बन जाता है, ठीक है, रेंज बन जाती है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही आता है कि 10⁻⁻2 इसके बारे में बताओ, 10⁻⁻1 इसके बारे में बताओ, दैट्स इट। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन भी हो गई, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास अब कुछ नहीं बचता, एक बचता है कलर कोड ऑफ द रेजिस्टेंस एंड देन द ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, दैट्स इट। तो वो हम करेंगे अब कल। ठीक है जी, चलो ठीक है बेटा। तो आज के लिए हमने इतना ही करना है। ये हो गया आपका एक तरह से, आप यूँ लगा लीजिए कि रेजिस्टेंस का थोड़ा इंट्रोडक्शन सा हो गया। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब डिफाइन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो इसका मेजर पार्ट है वो है आपके पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस के, वो हम कल करने वाले हैं, ठीक है। और एक है आपके पास रेजिस्टेंस के कोड, और फिर उसमें जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको कैसे कैसे हमने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करना है, वी विल बी वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग एट दैट टाइम, ओके। तो आज के लिए इतना ही। इसमें अगर कोई डाउट है बेटा तो बोल सकते हो आप, ठीक है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। चलो, तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी चीजें हम करते हैं कल। ऑल द बेस्ट।